वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आइए अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो CTET दिसंबर 2019 का पेपर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिएगा कि आपको ये पेपर कैसा समझ में आया, फिजिक्स का पार्ट आपको कैसा समझ में आ रहा है, सो दैट मैं आपके लिए पर्टिकुलर जिस वीडियो में आपको डाउट, जिस टॉपिक में भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ज़रूर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर? आई रिपीट माई पॉइंट। क्वेश्चन में कहा गया है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा पार्ट हम यूज कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इफ वन रन्स, यानी कि हम अगर हमें रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर, यानी कि कनेक्टिंग वायर की अगर शॉर्टेज है, अगर कमी पड़ रही है, तो हम इन चारों में से किसका यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने पेपर स्ट्रिप, दूसरा ऑप्शन रबर बेल्ट, तीसरा ऑप्शन वुडन स्टिक और चौथा ऑप्शन ब्लेड। तो स्वाभाविक है आप लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि बात इलेक्ट्रिक सर्किट की है और इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टर का ही यूज होगा। और इन चारों में से कौन सा कंडक्टर है? स्वाभाविक है एक ब्लेड है। ओके, और ब्लेड अलॉय यानी कि स्टील का बना होता है, ठीक है। हालांकि वैरायटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन रहेगा वो कंडक्टर ही जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। मंजुला इज ऑब्जर्विंग, मंजुला इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, इज आइदर मेल और फीमेल, ऑब्वियसली इज फीमेल। मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। यानी कि उन्होंने प्लेन मिरर में देखा, प्लेन मिरर के अंदर उस डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर, यानी कि सपोज कीजिए कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर के आगे ठीक 5 मीटर मंजुला यहाँ पर खड़ी है और उनके और प्लेन मिरर के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, आइए देखते हैं। शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, यानी कि मंजुला अब 1 मीटर मिरर की तरफ आगे की तरफ गई, यानी कि अब मंजुला की डिस्टेंस जो है वो कितनी रह गई? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो स्वाभाविक है मिरर से अब ये डिस्टेंस 4 मीटर रह गया है। तो आगे क्या पूछता है? द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज, यानी कि अब उनके और उनकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? तो नो डाउट इशू कोई नहीं होना चाहिए आपके सामने, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज उतनी ही दूर बनती है, ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर। और आपको ध्यान होना चाहिए उतनी ही दूर बनेगी, उतने ही साइज की बनेगी, ठीक है, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट, सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस। तो अब हम देखें तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि मंजुला और उनकी इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर जो आपके सामने है। ओके, चलिए अब आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए पेंडुलम ऑक्सीलेट्स 30 टाइम्स। पेंडुलम आप जानते हैं, घड़ी का पेंडुलम 30 टाइम्स ऑक्सीलेट करता है इन 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड में 30 बार। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो जैसा कि ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, यानी कि चारों ऑप्शन में टाइम पीरियड की बात की गई है, फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। तो स्वाभाविक है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 30 हैं और टाइम है आपके पास 3 सेकेंड। तो अगर आप टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एक ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा? T डैश इज इक्वल टू 3 सेकेंड डिवाइड बाय 30, तो इट विल बी 0.1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड आ गया 0.1 सेकेंड। रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर यूनिट टाइम, यानी कि 30 ऑक्सीलेशन है 3 सेकेंड में, तो 3 × 30 और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है चारों में से? टाइम पीरियड 0.1 एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ओके,
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर ये 67, 68, 69 तीन हमने डिस्कस किए। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 70। यस, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 70। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए मशीन। बॉल बेयरिंग्स आप जानते होंगे बॉल बेयरिंग्स क्या है, और जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि बॉल बेयरिंग्स क्या होता है। पंखे के अंदर बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल होता है। साइकिल भी आप चलाते होंगे, जब आपने साइकिल चलाई होगी तो साइकिल के व्हील्स के एक्सल के अंदर भी जो है एक्सल जिसके अबाउट रोटेट करता है तो वो बॉल बेयरिंग्स वहाँ डलता है। तो स्वाभाविक है बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। आपको क्या लगता है फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा? नहीं, बॉल बेयरिंग्स तो मोशन को और आसान बनाता है और स्मूथ बनाता है, तो इसीलिए वो फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करेगा। कई बार आपने सुना होगा कि पंखा जाम हो जाता है, फैन का जाम हो जाना, नहीं चलना, तो बॉल बेयरिंग के अंदर जो ग्रीजिंग होता है, जो ऑयलिंग उसका पार्ट रहता है, वो अगर ख़त्म हो जाए तो बॉल बेयरिंग्स फ्रिक्शन इंक्रीज कर देता है और ऐसे में वो फैन जिसका चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन से देखने पर पता लगा कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन नॉट इंक्रीज द फ्रिक्शन। लेकिन फिर भी बाकी तीन ऑप्शन पे नजर डालते हैं। सेकंड ऑप्शन है फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें एलिमिनेट कभी नहीं कर सकते, दो सरफेस कॉन्टैक्ट में हैं, फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। और अर्थ की बात अगर यहाँ पर हो रही है तो प्रैक्टिकली तो ध्यान रखिएगा कॉन्टैक्ट में अगर हैं तो फ्रिक्शन को आप रिड्यूस भले ही कर सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है। रोलिंग में क्या होता है, जैसे व्हील्स की अगर आप बात करते हैं तो रोलिंग के अंदर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो स्मॉल होता है, जबकि आप स्लाइडिंग की अगर करते हैं, अगर आप बात स्लाइडिंग की करते हैं तो स्लाइडिंग के केस में आपके सामने जो सरफेस ऑफ एरिया है, ठीक है, जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा भी होता है। कई बार कहते हैं कि नहीं सर, क्या पता अगर इंक्लाइंड प्लेन हो तो वही पोल अगर हाइट पर हो तो वो स्लाइड करता है बजाय रोलिंग के। बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी होता है। लेकिन बात आती है कि दोनों में से कम अगर जनरल बात की जाए तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग के। ऑप्शन नंबर 4, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड डिपेंड अपॉन इट्स शेप। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के अंदर से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है फ्लूइड में तो उसके ऊपर जो लिक्विड फ्रिक्शन लग रहा है वो बॉडी की शेप पर डिपेंड करेगा। जी हाँ, मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ। जनरली विस्कस फोर्स की जब बात होती है, क्योंकि लिक्विड फ्रिक्शन को, आई रिपीट माई पॉइंट, लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, लिक्विड फ्रिक्शन, उसे विस्कस फोर्स कहते हैं, यानी कि विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला है, विस्कस फोर्स को कैलकुलेट किया गया था स्टोक्स लॉ, जो आता है F = 6 पाई ईटा R और V। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। जैसे अगर आप सॉलिड सरफेस की बात करें तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन ईटा होता है। और R रेडियस है स्फेरिकल बॉडी की, यानी कि यहाँ पे सोचने वाली बात है, स्फेरिकल बॉडी यानी कि लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन लग रहा है वहाँ पर स्पेसिफिक स्फेरिकल बॉडी की बात की गई है। सवाल ये उठता है कि अगर स्फेरिकल बॉडी ना हो तो फिर ये रिलेशन क्या होगा? इस रिलेशन में चेंजेस आएंगे तो ये रिलेशन नहीं आएगा। इसका मतलब स्टोक्स लॉ में जिस रिलेशन की बात की गई है वो स्पेसिफिक स्फेरिकल बॉडी के लिए ही बात की गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए लिक्विड के अंदर जब भी कोई बॉडी फ्लो करता है, अंदर जाता है, ट्रैवल करता है, मूव करता है, तो वहाँ उसका शेप मैटर करता है। ओके, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? फर्स्ट, जो कि हमें पहले ही मालूम हो गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ, ध्यान दे दीजिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अगेन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो जान लीजिए, क्लिनिकल थर्मामीटर का मतलब होता है डॉक्टर जो यूज़ करते हैं थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड।
जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बॉइलिंग लिक्विड क्यों नहीं? क्योंकि बॉइलिंग लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज इतनी नहीं होती है 37 डिग्री की। 37 डिग्री इज़ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो आप जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 जो भी रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि लिक्विड का नेचर अलग अलग होता है तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। तो इन जनरल क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ वहाँ नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, रूम थर्मोमीटर हैव ए रेंज फ्रॉम 30 to 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैं बताता हूँ, रूम थर्मोमीटर हैव ए रेंज ऑफ 30 to 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल नहीं। रूम थर्मोमीटर की रेंज 30 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच की नहीं रहती। थर्ड ऑप्शन, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव ए रेंज फ्रॉम 35 to 40 डिग्री 42, ये तो बहुत कम हो गया। लेबोरेटरी यानी कि केमिस्ट्री लैब है, आप लोग जानते हैं। कुछ साइंस के जो लैब्स में भी, सभी लोग साइंस के ही हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर जो टेम्परेचर का जो रेंज रहता है वो 35 to 42 नहीं होता। बॉइलिंग लिक्विड की अगर आप बात करें, सिंपल वाटर की भी, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब हम थर्मोमीटर से यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं लेबोरेटरी में, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो कैसे आप 35 to 42 का इमेजिनेशन यहाँ कर सकते हैं? तो थर्ड ऑप्शन भी सही जो है वो नहीं है। और फोर्थ की अगर आप बात करें, द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरी का जो थर्मोमीटर होता है उसका टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, क्योंकि डिपेंड करता है यूज़ के ऊपर। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए क्लिनिकल थर्मोमीटर से जनरली बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है जो 100 डिग्री सेल्सियस तो कभी नहीं होता। ठीक है, 45, 40 नहीं, क्लिनिकल थर्मोमीटर का मतलब जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ए बस ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स, और 12 मिनट तक उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और देन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 18 मिनट, यानी कि अगले 18 मिनट में फिर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो टोटल डिस्टेंस बस ने कितना कवर किया? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम है ही नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा खास पूछा नहीं है। आपको डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, जो आपको V1 स्पीड दिया हुआ है, V1, हमें काम करेंगे इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। V1 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम T1 यानी कि 12 मिनट। तो 12 मिनट को आप 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 12/60, तो ये 1/5 आवर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जब आप डिस्टेंस निकालेंगे D1, तो वो आएगा आपके सामने V1 × T1, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, और V1 की वैल्यू क्या है 50, T1 की वैल्यू क्या है 1/5, तो आपके सामने ये डिस्टेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर। इसका मतलब पहले 12 मिनट में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए बस ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ डायरेक्ट यहाँ पे, तो D2 कितना डिस्टेंस आएगा, क्योंकि अगले 18 मिनट तक जो बस की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 किलोमीटर पर आवर V2, टाइम है 18 मिनट, 18/60, तो आपके सामने जो भी आंसर आएगा किलोमीटर में, आइए देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 18, 3 4 12 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल जो डिस्टेंस है D1 और D2, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर। 10 + 12 22 किलोमीटर। तो दिस इज द राइट आंसर एंड द ऑप्शन 2, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, पीरियोडिक मोशन का मतलब ये होता है कि बॉडी अपने पाथ को एक इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट करता है, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूमता है तो हर 24 घंटे में वो अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करता है। इसका मतलब अर्थ का मोशन पीरियोडिक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन, द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो आइए रेक्टिलिनियर बता देता हूं मैं आपको।
रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है बॉडी का स्ट्रेट लाइन पाथ में चलना, और लाइट इज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यही कहता है। ओके। थर्ड, द मोशन ऑफ प्लक्ड स्ट्रिंग ऑफ ए सितार इज ऑक्सीलेटरी मोशन। जी हाँ, प्लक्ड का मतलब होता है उसको जर्क देना। जो सितार होता है, सितार की जो वायर होती है, जब आप उसको प्लग करते हैं, यानी कि जब गिटारिस्ट या जो सितारिस्ट जो है जब वायर को प्लग करते हैं तो उनके अंदर वेव फॉर्मेशन होता है, और ये वेव फॉर्मेशन ऑक्सीलेटरी है। इज दैट क्लियर? एम्पलीट्यूड, इक्वल एम्पलीट्यूड में जो वेव फॉर्मेशन होता है, इसको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। इसके बारे में आप जनरल जब मैं वीडियो डिस्कस करूंगा वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वेव्स एंड ऑक्सीलेशन का जो वीडियो है कि वेव्स के टाइप होते हैं। एक होती है स्टेशनरी वेव, जिसका दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव्स भी होता है, क्योंकि जब किसी थ्रेड का दोनों एंड फिक्स हों और अगर आप उसको प्लग करें तो स्वाभाविक है उसे स्टेशनरी वेव्स ही कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? स्टेशनरी, क्योंकि वो दोनों एंड फिक्स हैं, वेव कहीं नहीं जा रही, बस उसी में वो वेव्स हैं वो जनरेट हो रही हैं, और वो ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बचा फोर्थ, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन। जी हाँ, ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर, बिल्कुल नहीं। पीरियोडिक मोशन, घड़ी का पेंडुलम भी पीरियोडिक होता है, पर क्या वो सर्कुलर पाथ है क्या? अभी अभी हमने सितारिस्ट की बात की, वायर के अंदर प्लग किया उसको, इसके अंदर वेव फॉर्मेशन हुआ, तो क्या इसका पाथ सर्कुलर है क्या? नहीं, पीरियोडिक मोशन सर्कुलर नहीं है। हाँ, ऑल सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो सकती है। इज दैट क्लियर? सर्कुलर मोशन भी सभी नहीं, डिपेंड करता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 75 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर? अरे वाह, ये तो प्लेन मिरर का क्वेश्चन अभी अभी आया था, मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट ऑप्शन, इमेज इज करेक्ट, इमेज इज इरेक्ट, सॉरी, इमेज इज इरेक्ट। हाँ, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट में इमेज इरेक्ट ही होती है। ठीक है। दूसरा, इमेज रियल नहीं होती। प्लेन मिरर के पीछे इमेज का बनना, ऑब्जेक्ट आगे होना, इमेज का पीछे बनना, तो ये वर्चुअल इमेज कहलाता है। ओके। दूसरा, तीसरा ऑप्शन, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। जी हाँ, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझ लीजिए, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को देख रहे हैं तो आपको वो राइट हैंड दिखेगा। यही बात आप अपने सेल्फी मोड में भी होते हैं, जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और जब आप सेल्फी ले रहे होते हैं तो आपका जो बॉडी का जो लेटरल इन्वर्जन है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपका लेफ्ट हैंड है वो सेल्फी में आपको राइट हैंड दिखाई देगा, तो स्वाभाविक है इसे लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो एंगल का जो डिफरेंस रहता है वो 180 डिग्री रहता है। क्या रहता है? 180 डिग्री। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है। और फोर्थ ऑप्शन, द इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। इमेज साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब इन चारों में से ABCD में से कौन कौन सा पार्ट सही है? A, इमेज इज इरेक्ट सही है। C, लेटरली इन्वर्टेड सही है। इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सही है। तो ACD कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कहीं पर भी अगर डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। और किसी भी कॉन्सेप्ट से अगर आप में कोई डाउट आता है, आपको लगता है कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट कि आपको फर्दर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।